मेरे जमाने में इतनी गरीबी थी कि गरीबी और आलस का मारा माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा में तड़प तड़प कर मर गई थी, परंतु वह अपनी पत्नी के लिए डॉक्टर नहीं बुला पाया। उसके पास अंतिम संस्कार के लिए कफन तक की व्यवस्था नहीं। अपनी पत्नी के कफन के लिए दर दर भटकता है। जो पैसे उसे भिक्षा के कफन खरीदने के लिए मिलते हैं, उन्हीं पैसों से पिता और पुत्र अपना गुजारा करते हैं। ऐसी गरीबी, लाचारी और भुखमरी से भरी कहानी तो आपने सुनी ही होगी। हाँ, सही पहचानी। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुंशी प्रेमचंद। आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मेरी रचनाओं से परिचित हैं। क्या मेरे बारे में जानना चाहोगे? बोलो, जानना चाहोगे? मैं धनपत राय श्रीवास्तव हूँ। मेरा जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। मेरा जीवन आर्थिक संघर्षों से भरा रहा। मैंने एक पत्रकार, क्लर्क और टीचर के रूप में काम किया। साहित्य जगत में मैं प्रेमचंद नाम से जानता हूँ। मैं हिंदी और उर्दू भाषा में उपन्यास और कहानियां नवाब राय के नाम से लिखता था। मेरी रचना सोजे वतन में अंग्रेजी सरकार की हिलाकर सरकार ने उस रचना को जब्त करवा दिया और मुझे ढूंढ निकालने के लिए सिपाही लगा दिया। उसके बाद मैं मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखने लगा। साहित्य जगत में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला आदि 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर आदि 300 से अधिक कहानियों ने समाज की परिभाषा बदल के रखी। कहानी के लिए साहित्य जगत में मैं कलम का सिपाही और उपन्यास के क्षेत्र में लोग मुझे बड़े प्यार से उपन्यास का सम्राट कहते हैं। आज आप सभी को यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार के बीच में खड़ा हूँ। मैं हमेशा से मानता रहा हूँ, साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज को दर्पण दिखाना। मैंने अपने लेखन के माध्यम से समाज के उन लोगों की आवाज उठाने की कोशिश की है जिनकी आवाज दबी रही है। बूढ़ी काकी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। काकी की जमीन और जायदाद लेने के बाद भतीजे ने उनका ध्यान नहीं रखा। भूख से तड़पती काकी बेचारी कूड़े में फेंका गया बाराती का झूठन खाने पर विवश हो जाती है। ठाकुर का कुआं और पूस की रात में आपने पढ़ा ही होगा। समाज में व्याप्त जाति प्रथा की सबसे घृणित परंपरा छुआछूत के कारण तिरस्कार, अपमान और मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन जी रहे अछूतों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। जब दलित वर्ग ठाकुर के घर काम करने से मना कर देता है, तो ठाकुर दलितों के कुएं में मरा हुआ जानवर फेंकवा देता है। कुएं का पानी जहरीला होता है। दलित वर्ग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है और उसकी रात का बिल्कुल रात भर ठंड से कांपता है। कंबल खरीदने के लिए 3 पैसे तो बचाता है, परंतु गरीबी का मारा बेचारा जमींदार का कर्ज लेता है। मंत्र कहानी में आपने पढ़ा ही होगा। गरीब भगत अपने बेटे का इलाज करवाने डॉक्टर चड्ढा के पास गया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसे एक निगाह देखा तक नहीं। बेचारे के पहले से ही 6 बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। 7वां भी भगवान को प्यारा हो गया। जब उसी डॉक्टर चड्ढा के इकलौते बेटे को सांप ने काट दिया, तो भगत ने सांप का विष उतारकर उसके बेटे को जीवित करके अपनी उदारता का परिचय दिया। हाँ, मैं वही हूँ जिसने अपनी आवाज कभी दबने नहीं दी। जातिवाद, अंधविश्वास और दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी कलम चलाता रहा। हिंदी मैंने अपने लेखन के माध्यम से हमेशा समाज के उन लोगों की आवाज उठाने की कोशिश की है जिनकी आवाज दबी रही। मैंने अपना लेखन कार्य जारी रखा और हिंदी साहित्य को अमूल्य रचनाएं दी। आज जब मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। तभी तो हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कफन खानी लिखने के उपरांत 8 अक्टूबर 1936 में मैं पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन आज भी मैं साहित्य जगत में जिंदा हूँ और आप सभी से बातें करता हूँ।